डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्रीवियसली हम इसके 3 लेक्चर्स देख चुके हैं जिनमें हमने इंट्रोडक्शन, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और उसमें एग्रो बेस इंडस्ट्री के बारे में बात की। आज जो हम पढ़ेंगे वो बात करेंगे हम मिनरल बेस इंडस्ट्री की। क्या क्या देखा था हमने? इंडस्ट्री, फिर इसके इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन और फिर क्लासिफिकेशन में साथ में लोकेशन भी देखी थी। फिर लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने एग्रोबेस इंडस्ट्री के बारे में बात की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपकी मिनरल बेस इंडस्ट्री। ठीक है, हालांकि ये वाला जो पोर्शन है इसमें ज्यादा कुछ फैक्ट है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी में आपको इंडस्ट्री मिलेगी। एक तो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और दूसरा सीमेंट इंडस्ट्री। इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, तो मिनरल बेस इंडस्ट्री की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मिनरल बेस इंडस्ट्री ऑब्वियसली नाम से डिनोट हो रहा है मिनरल्स पर, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स पर बेस्ड हो, ऑब्वियसली, है ना। तो उसमें सबसे प्रायर अगर देखा जाए तो उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है। क्या आता है उसमें? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स को यूज करती है, मेटालिक होती है, नॉन मेटालिक होती है। मेटल्स, नॉन मेटल में एज अ रॉ मटेरियल दे यूज, इन्हें मिनरल बेस इंडस्ट्री कहा जाता है। और उसमें सबसे पहली जो इंडस्ट्री हम देख रहे हैं दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली इंडस्ट्री थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट है इसमें, कुछ जनरल क्वेश्चन इससे कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो इस बारी का, टर्म 2 का, तो उसमें इसी इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। हालांकि थ्योरी है, आपको अल्टीमेटली इसको सुनना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा खुद से, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं ज़्यादा। ठीक है, 2-3 फैक्ट रहेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। देखो होता क्या है, अगर हम इसको प्रोसेस वाइज देखें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको ब्लास्ट फर्नेसेस में डाला जाता है, फिर वो कच्चा, जो ये पिग आयरन है, पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा। ठीक है, तो ये एक तरीके का लोहा होता है लेकिन ये यूजेबल नहीं हो सकता। फिर इसको आगे क्या किया जाता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, स्टील बनाया जाता है और फिर इसको शेप दी जाती है। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्म था। ठीक है, ये आगे भी हम अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कैसे होता है स्टील का मैन्युफैक्चरिंग, कि रॉ मटेरियल लाया जाता है, आयरन और आएगा, उसके साथ में एक कोकिंग कोल आएगा, फिर इसके साथ में आपको बहुत सारे मिनरल्स होंगे जो मिक्स करने पड़ेंगे, लाइमस्टोन्स वगैरह। फिर उसके बाद में इसको एक तरीके का पिग आयरन बनेगा। पिग आयरन कैसा होता है? लोहे के जैसा ही होता है। ठीक है, मतलब स्टील का फॉर्म बन जाता है लेकिन वो कच्चा होता है। ठीक है, उसको यूज नहीं कर सकते हो आप, एक तरीके का कच्चा स्टील यहां तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है, अलग अलग फर्नेसेस में जाते हैं, उसके बाद में और कई सारी चीजें ऐड की जाती हैं एंड फाइनली हमें स्टील मिल जाता है। पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, तो हो सकता है ये वाला लेक्चर थोड़ा तुम्हें बोरिंग लगे। वैसे भी एसएसटी थोड़ा सा बोरिंग ही माना जाता है, बट कोई नहीं, देख लो इसके अंदर कुछ फैक्ट होंगे। मैं उन फैक्ट्स को ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा एक एक करके ऐसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वही बताऊंगा और बाकी आपके लिए थोड़ी सी आपकी मेहनत भी हो उस चीज के लिए मैं आप पे ही छोड़ दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो ये इंडस्ट्री ऑब्वियसली सारी इंडस्ट्री की एक बेस इंडस्ट्री है। तो पहला क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया, कौन सी इंडस्ट्री को बेस इंडस्ट्री बोला गया है, बताया गया है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों बोला गया है? अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा टर्म 2 के अंदर कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक तरीके से सभी इंडस्ट्री का बेसिक इंडस्ट्री है और कंट्री का डेवलपमेंट भी इसी से रिलेट करता है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अपने व्यूज देने थे। तो दैट वाज ऑब्वियस सी बात है ना कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्री कोई दूसरी सेटअप भी करोगे तो उसमें मशीन लगाओगे, वो भी आयरन की होगी या स्टील की होगी। फ्रेम बनाओगे, ढांचा खड़ा करने से, मैन्युफैक्चर करने से लेकर ट्रांसपोर्ट करने तक, ये आप ये इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होती ही होती है। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है कंट्री के डेवलपमेंट में। और ये भी हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग आप कंसिडर करते हो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बिहाफ पे। और इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी जब आपके पास में रॉ मटेरियल, कंजप्शन, प्रोडक्शन इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा होगा। तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक इंडस्ट्री कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। पहले नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको आप अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे हैवी, मीडियम,
स्मॉल, ये डिपेंड करता है किस तरीके की मशीनरी इसमें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन और किया जा सकता है हैवी, मीडियम और लाइट, ठीक है। स्टील हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम में आता है। अब चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, इंजीनियरिंग गुड्स मतलब कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो कि मतलब किसी भी चीज़ के आर्किटेक्चरल फॉर्म में हो या किसी मैकेनिज्म से रिलेटेड हो, उसमें स्टील का यूज होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के फॉर्म में, डिफेंस में, कोई भी इक्विपमेंट हम बना रहे हो, आज आप घर के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप चाहे आप जिस प्लेट में खा रहे हो ना, तो वो भी स्टील की है। आप सोचो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। आपके घर के अंदर हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे टेलीफोनिक हो, साइंटिफिक इक्विपमेंट, ऑल सच थिंग्स आर, कहीं ना कहीं उसमें स्टील होता है। क्यों होता है स्टील? देखो, जो आयरन होता है ना, उस पर तो रस्ट लग सकता है, रस्ट लगने के कारण वो थोड़ा सा मतलब यूजेबल नहीं रहता, ठीक है। जबकि स्टील फाइन होता है, स्टील हार्डन भी होता है, साथ ही साथ वो स्ट्रांग होता है काफ़ी कंपेरेटिवली आयरन या किसी और दूसरे मेटल के। इसलिए स्टील काफ़ी तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर रहा है। हालांकि अब तो इसका जो पेस है वो स्लो हो गया है, लेकिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इसका पेस ज़रूर स्लो हुआ है। ये भी हमने कहाँ पता किया? ये भी हमने सैंपल पेपर के अंदर आया था, हमारे पास एक ग्राफ देखा था, आपने टेबल देखी थी, सॉरी, उस टेबल के अंदर बहुत सारे ईयर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था स्टील, उसका डेटा दे रखा था और आपसे कंपेयर करवाया था। तो आपसे रीजन भी पूछा था उसने कि रीजन बताओ ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने आपको, जब हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया तो उसका वीडियो बनाया हुआ है, फिर हमने उसके कॉजेज भी बताए कि क्यों ये इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टील का मैन्युफैक्चरिंग इन सब यूनिट्स को तैयार करने के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिएगा। ये वाला जो लाइट, मतलब ये वाला जो हमारे यहाँ पर एक ये पॉइंट दे रखा है, इसको थोड़ा सा प्लीज फोकस करके सुने अच्छे से। और यही वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां बोला गया है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन स्टील का, इसको कंसीडर किया जाता है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का ये बेसिक एक इंडेक्स है। बेसिकली किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट होने ना होने का अगर आप एक फैक्टर पता करें, तो वहां पे आयरन एंड स्टील का कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कंजप्शन हो रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री डेवलप्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। वो डेवलप्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है, समझ में की बात। तो ऑब्वियसली हमारे यहां पर काफी कंजप्शन है, काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन है, ठीक है, ये याद रखें। फोर्थ पॉइंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्योंकि एक हैवी इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक सारा का सारा काम जो होगा वो बल्क में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कील बनाई तो एक कील बना दी, ऐसा भी नहीं होगा, बल्क में होगी सारी चीजें। उसके लिए भी आपको आयरन और चाहिए होगा, फिर बहुत बड़ा एक प्लांट चाहिए होगा जहां पे उसको फाइन यूजेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि और को आपने पढ़ा है, और के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, साइंस के तो हर स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम में आपको पता चल जाता है। इवन एसएसटी ज्योग्राफी में भी आप जानते हैं कि आयरन और जो होता है उसको रॉ फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते, उसको रिफाइन आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक हैवी इंडस्ट्री में काउंट होता है, बिकॉज सारी की सारी चीजें इसमें हैवी होती है वेट वाइज भी। आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, कई बार ये वाले पॉइंट के बारे में आपसे पूछा गया है। क्यों पूछा है, क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इनके बीच का रेशो क्या होता है, कि आयरन और की जितनी क्वांटिटी हो उसका रेशो रखो 4, कोकिंग कोल का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 2, और फिर इसमें मिला दीजिए लाइमस्टोन 1। तो जब 4:2:1 के अंदर आप इस कंपाउंड को क्रिएट करते हैं, तब जाके आपको एक सही क्वालिटी का स्टील गेन होता है, ठीक है। तो ये रेशो याद रखना, 4:2:1। गॉट इट? ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी है तो ऑब्वियसली वैसे ही पढ़ पाएंगे हम, कि कुछ और भी यहां पे कुछ क्वांटिटी मैग्नीज की मिलाई जाती है जिससे कि इस स्टील को थोड़ा सा आप थोड़ा सा हार्ड बना सकें। क्या होता है, देखो 2-3 चीजें हैं। मेटल्स जितने भी होते हैं ना, अगर वो रॉ फॉर्म में है तब तो काफी ज्यादा वो ठोस होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको आप प्लेट शीट्स में, मतलब बिल्कुल प्लेन फॉर्म शीट्स में आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं। चाहे हम सोने की बात करें तो सोना बहुत सॉफ्ट होता है, जब तक उसमें आयरन नहीं मिलाया जाता ना, तब तक उससे ज्वेलरीज आप नहीं बना सकते हो।
तो यहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, जिससे कि जो स्टील होता है वो हार्ड हो जाता है और इसको आप मन चाहिए जो शेप है वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप प्योर फॉर्म में रखेंगे, तो इसमें नुकसान क्या होगा, वो अपनी एक्चुअली कंपोजिशन में तो आ जाएगा, उसका केमिकली जो बाउंडेशन है वो तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन वो टफ नहीं होगा। ठीक है, तो उसका शेप जो है वो बिगड़ सकता है। जो फिनिश गुड्स हैं उनको जरूरत होती है एक सही ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाने की। एक सेकेंड रुकिए, तो मैं बता रहा था कि ये जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, इस फिनिश प्रोडक्ट को जब मतलब नीड होती है एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की, जिससे कि जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर उस चीज को पहुंचाया जा सके, जहां पर भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वहां तक उस प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकें। अब जो डेटाज हैं थोड़ा उस पर गौर करें आप। देखो क्या कहा गया, बोला गया कि 95.6 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन किसका आज इंडिया के अंदर हो रहा है। इंडिया की अगर वर्ल्ड में रैंक देखें तो वी हैव एक्चुअली गेन्ड द थर्ड रैंक अमंग द जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके। एंड यू नो व्हाट, वी हैव द फर्स्ट रैंक इन प्रोड्यूसिंग द स्पंज आयरन। स्पंज आयरन क्या होता है, जैसे अभी पिग आयरन देखा अपन ने, तो जैसे रॉ फॉर्म होती है ना, वैसे ही एक स्पंज आयरन भी एक रॉ फॉर्म होती है आयरन की, जिसमें छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं। ठीक है, हालांकि केमिकल इक्वेशंस हैं ऑल सच, तो ऐसे में स्पंज आयरन एक काइंड ऑफ रॉ फॉर्म होती है आयरन की, जो कि अचानक से आयरन और में से आयरन जब हटाया जाता है तो वो छोटी छोटी फॉर्म्स में या बॉल्स फॉर्म में आ जाता है वो। ठीक है, तो वो स्पंज आयरन होता है। अगर आप प्रेजेंटली देखें तो हमारे यहाँ पर कितने टाइप की इंडस्ट्रीज लगाए हुए हैं, कितने टाइप की प्लांट्स लगाए हुए हैं स्टील बनाने के लिए, तो प्रेजेंटली लगभग 10 तो प्राइमरी इंटीग्रेटेड and many steel plants are existed in India. Many steel plants are smaller, having electric furnaces, use the steel scrap and sponge iron. ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मतलब ये जो मिनी प्लांट्स होते हैं ना, इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है इसका ज़्यादा लेवल नहीं होता, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। मेथड जो होते हैं वो कम क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, स्क्रैप को यूज़ करके बनाया जाता है। जबकि अगर हम हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर ऑब्वियसली सारी चीजें जो होगी लार्ज क्वांटिटी के साथ में होगी, प्लांट जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, और सारी चीजें एवरीथिंग एक इनको हैंडल करना एक सही फॉर्म में, दैट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जितने भी पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्टील के प्लांट्स हैं या स्टील जहां पर भी प्रोड्यूस होकर के या यूज में आती है, वो सेल से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये क्या है, ये एक तरीके का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस बात को दिमाग में रखता है कि कितना स्टील प्रोड्यूस होना, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि अगर हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिस्को है, टिस्को ने एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है। लेकिन याद रखना सारी अथॉरिटीज कहां से ली जाती है, सेल से। ठीक है, तो सेल से लिया जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू यहां पे अथॉरिटी दी जाती है जो प्रोडक्शन करते हैं स्टील का, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। 1950 के अंदर चाइना और इंडिया प्रोड्यूस करते थे सेम क्वांटिटी में स्टील, लेकिन आज चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। क्यों है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। हमारे यहां पर थोड़ी सी इन चीजों की कमी है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन जो है दैट हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, आयरन और यहाँ पे काफी तादाद में है। तो छोटा नागपुर प्लेटो वाला जो रीजन है वहां पर मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड है। रीजन ऑब्वियसली रॉ मटेरियल जहां पर मिलेगा, हमने लोकेशन जब पढ़ा था ना, लोकेटिंग एक फैक्ट्री, वहां पे कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वन ऑफ द रीजन कि रॉ मटेरियल जहां पे आसानी से अवेलेबल है वहां पे कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आयरन और आसानी से मिल जाता है, कॉस्टिंग लो होती है, अच्छे काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स वी कैन हैव फ्रॉम सच एरियाज। यहां पर जो लेबर है वो भी बहुत आसानी से मिल जाती है, और इनका जो मार्केट है वो भी है, मतलब रॉ मटेरियल अच्छी, मतलब रॉ मटेरियल मिल जाना लो क्वालिटी, लो क्वांटिटी में, सॉरी लो कॉस्टिंग में, आसानी से अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल जाना, चीप लेबर यहां पर है। ठीक है, और इसके अलावा जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है, फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, तो उसके लिए मार्केट भी यहां पर अवेलेबल है। दैट इज व्हाई सच रीजन इज एनरिच थ्रू सच इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हाँ अभी भी जरूरत है हमें कि हम
पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरे हमारी मतलब आप जितनी एफिशिएंसी है उस हिसाब से आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसकी कुछ कॉजेज भी हैं, रीजन भी है। याद रखें 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं इस वाले पेज में, इस वाली स्लाइड में। पहले वाले में आपने इंट्रोडक्शन दिखा, अगर आपको आता है कि एक शॉर्ट नोट लिखें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, तो आप ये सारे 12 पॉइंट्स जो हैं प्रीवियसली और ये वाले वो लिखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, तो सच थिंग्स यू नीड टू राइट डाउन। और एक और कि इंडिया को वो पेस क्यों नहीं मिल पा रहा है इन इंडस्ट्रीज में, तो सच रीजंस आर देयर। द फर्स्ट रीजन वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज हाईएस्ट कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि केमिस्ट्री में इसके बारे में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वाले टीचर्स आपको इसके बारे में और इसके वर्किंग के बारे में काफी अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो कोकिंग कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिससे कि आप किसी भी आयरन ऑर को रिफाइन करके और कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल फॉर्म में, मतलब उसको लेकर आ सकते हो यूजेबल फॉर्म में कोकिंग कोल की मदद से। रॉ मटेरियल है, ठीक है। हमारे यहां पर उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा है और अवेलेबिलिटी भी काफी कम है। एक तो रीजन ये है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे। दूसरा रीजन क्या है, हमारे यहां पर लेबर जो है वो कम प्रोडक्टिव है। हमारे यहां पर जो लेबर है उसका जो मतलब अवेलेबिलिटी है, पहले तो वो चीज ज्यादा है, लेकिन उसकी क्वालिटी स्किल्ड नहीं है वो, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट जो कि थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। हमारे यहां पर इलेक्ट्रिसिटीज रेगुलर नहीं है, जबकि इस तरह की इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इरेगुलर फॉर्म में है। और लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना डेवलप नहीं है कि हम इन इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश कर सके ज्यादा। तो कई चीजें हैं। ऊपर वाले पॉइंट में देखा गया तो हमने केवल इस छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में और इसके आसपास के रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो ऑफ कोर्स यहां पे जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा नहीं है, लेबर स्किल्ड नहीं है, एनर्जी रेगुलर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं है कि जिस पेस को हमें चाहिए, जो पेस, वो पेस हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब लिबरलाइजेशन आया या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आए, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को काफी बूस्ट मिला और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने भी अपना अपना जो पार्टिसिपेशन था इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में या इस तरह की इंडस्ट्री सेटअप करने में, दे हैव गिवन देयर 100%। इन्होंने जब लिबरलाइजेशन को फॉलो किया, लिबरलाइजेशन क्या होता है, व्हेन यू गॉट द चांस टू डू योर बिजनेस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, जब गवर्नमेंट ने अननेसेसरी के बैरियर्स हटा दिए, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, तो हर कोई आया यहाँ पे, अलग अलग फॉरेन कंपनीज यहाँ आई, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप करी और उसके कारण से जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, ऑल सच इंडिविजुअल्स came ahead and they have started so many factories और उनके कारण, उन स्टार्टअप्स के कारण हमारी अब थोड़ी बहुत जाकर के कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाई है, लेकिन हाँ जितना हमें पेस चाहिए उतना नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। सच रीजन है, मतलब दिस इज द रीजन कि हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्रीज काफी ग्रो कर सकती है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट इंडस्ट्री के ऊपर, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। आयरन एंड स्टील का जस्ट अपोजिट, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि वो तो काफी हैवी होती है, ये हैवी तो नहीं होती लेकिन स्ट्रांग उतनी ही होती है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो उसको रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया स्टील को और आयरन को। आज आप देखो घर के अंदर पहले सारी जो चीजें होती थी ना, जैसे खिड़कियां हो गई, गेट हो गए, इन सब का जो प्लेस होता था, मतलब रॉ मटेरियल के लिए अगर हम देखें तो आयरन पे हम डिपेंडेंट थे या फिर स्टील पर। आज एल्यूमिनियम ने इसकी जगह ले ली है। अब है तो एक ही फैमिली के मेंबर ये सारे, ठीक है, बस केमिकल इक्वेशंस थोड़ी सी इसमें अलग है, तो केमिकल बॉन्डिंग्स कह दो, इक्वेशंस कह दो, ये थोड़ा सा अलग है और लेकिन इंपॉर्टेंट है। काफी तेजी से डेवलप हो रहा इंडस्ट्री है। क्या होता है इसमें, लेट्स हैव अ लुक। टॉपिक का नाम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कि मतलब सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम कैसे यहां पे बनता है, पिघलता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वी हैड और वी हैव कहना चाहिए। एल्यूमिनियम बनाना सेकंड इंपॉर्टेंस रखता है, सेकंड लेवल पे आता है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में। इसके अंदर रॉ मटेरियल की फॉर्म में बॉक्साइट को यूज किया जाता है। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट को अगर मैं एल्यूमिनियम और कहूं तो भी ठीक है, ठीक है। एल्यूमिनियम और किसे कहा जाता है, कौन से मतलब मेटल को एल्यूमिनियम और कहा जाता है, तो बॉक्साइट वुड बी द राइट आंसर। एल्यूमिना को कहा जाता है, अगर इसको देखेंगे तो ये ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिना मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
हालांकि दोनों ही, अगर आप इसको और अच्छे से, फिर मैं वही कह रहा हूं, ये सारी जो प्रक्रिया है ना, ये सारा जो प्रोसेस है, केमिस्ट्री वाले आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। हालांकि तुमने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ आपके कोर्स में है, ठीक है। सो मैं आपको सिंपल सा इसका शॉर्ट में बता सकता हूं कि बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट को कहा जाता है एल्यूमिनियम और, जैसे आयरन और होता है ना, वैसे ये एल्यूमिनियम और है। और एल्यूमिना किसे कहा जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहा जाता है एल्यूमिना। नीचे लिखा हुआ भी है, अच्छे से आप इसकी प्रोसेस को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन फिर यहां पर आता है क्रायोलाइट। क्या होता है? वही प्रोसेस जो यहां से रेफर किया, यहां से यहां से फाइनल प्रोडक्ट, एंड देन वी विल हैव द एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम एक काफ़ी आसानी से पिघल जाता है और बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। आजकल मैक्सिमम चीज़ों के अंदर एल्यूमिनियम ही यूज़ हो रहा है, और तुम जानते ही हो, कहीं भी आप घर के अंदर देख लीजिएगा आपको एल्यूमिनियम तो दिख जाएगा। जैसे पहले हम कहते थे ना कि हमारे घर के अंदर आयरन तो हर जगह है, स्टील हर जगह है, आज उसकी जगह एल्यूमिनियम ने ले ली है, क्योंकि ये वेट के अंदर काफ़ी हल्का होता है, कॉस्टिंग भी इसकी कम आती है, और टफ उतना ही होता है जितना स्टील, और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी भी इसी की होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें, ऐसा लग रहा है जैसे साइंस पढ़ा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज अगर इसकी अपन देखें तो ये काफी ज्यादा लाइट होता है, इसके अंदर रस्ट नहीं लगता, एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें दूसरे मेटल्स मिला करके इसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। हल्का, आज आप देखो ना, आप कई बार घर पे वो जो टीन शेड नहीं डलते थे, आजकल एल्यूमिनियम शीट से ही, एल्यूमिनियम शीट ही यूज की जा रही है उस मतलब रूफ के लिए। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही दूसरे मिनरल्स के साथ में, मेटल्स के साथ में मिक्स कर देते हैं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आ गया होगा। क्या यूजेस हैं? आप इवन अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आज घर के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, मैक्सिमम जितनी भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, स्टील से जो पहले बनते थे उसका प्लेस ले लिया है एल्यूमिनियम ने, क्योंकि ये हल्का होता है। जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, एरोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, वेट कम होगा तो आपका हर एक चीज बचेगा, फ्यूल बचेगा, प्रेशराइजेशन कम होगा, आसानी से आप उड़ पाएंगे। अगर हम पहले वो सारे पूरी की पूरी बॉडी को स्टील की बना दे तो बहुत दिक्कत होती थी, वेट काफी ज्यादा हो जाता था, काफी ज्यादा इंजन पे लोड आता था। लेकिन आजकल उसने किसने ले लिया? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। हालांकि कार्बन फाइबर होता है वो, तो अब इसकी भी जगह इसको केवल अंदर अंदर यूज किया जाता है स्टील की जगह पर, और बाहर की जो बॉडी होती है उसको कार्बन फाइबर की बनाया जाता है। वो कार्बन फाइबर देखा होगा ना आपने, फाइबर शीट्स बोलते हैं जो अपन, उससे बनाया जाता है। घर के अंदर यूटेंशिल्स हो, वायर्स हो, ऑल सच थिंग्स आर मेड बाय एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा हीट कंडक्टर होता है। इसके अलावा काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, इन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज आजकल बहुत कॉमन है। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां पे बाल्को, जिसको कहते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये इंडस्ट्री है। इसके अलावा यहां पे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये दो वो प्लांट्स हैं जो काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहां पर अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो लगभग 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं लोकेटेड इन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये सारे प्लांट्स लोकेटेड है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसा मैंने इन स्टेट्स का आपको नाम बताया। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल होता है जो इसके अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर मतलब यूज किया जाता है, और रेगुलर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें यहां पर दी जाती है। इस इंडस्ट्रीज को इन सब चीजों की नीड होती है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ज्यादा फोकस मत करो, ज्यादा फोकस इन चीजों पे करो। इस इंडस्ट्री से क्वेश्चन यही आएगा, ये नहीं आएगा। फुल फॉर्म आएगी और कुछ नहीं। इन इंडस्ट्री से इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाएगी और ऊपर से ये यूजेस पूछे जाएंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन बात करें, ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो भाई, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारा सब कुछ मेटल अभी अपन पढ़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किस पे? केमिस्ट्री पर, ठीक है।
अब ये केमिकल बनाना, केमिकल का, क्योंकि आजकल आप देख लो ना, किसी भी चीज में केमिकल पीछे नहीं है, हर एक चीज में केमिकल की जरूरत होती है। तो वो भी एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज बीन, वी कैन सी कि ये सारी जो इंडस्ट्री, जो केमिकल्स एक्चुअली वी आर यूजिंग दैम, तो उसको आप कंसीडर आप कर सकते हो कि एक इंडस्ट्री के तौर पर वो फ्लॉरिश हो रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि केवल 3% ही इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, ज्यादा नहीं होता 3%। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जीडीपी में इसका 3% का पार्टिसिपेशन है। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में इस इंडस्ट्री को देखा जाता है। दोनों इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। हम 3rd लार्जेस्ट कंट्री हैं एशिया की, और लगभग 12th प्लेस पर है वर्ल्ड के अंदर, अगर हम साइज के बारे में बात करें इस इंडस्ट्री को, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली केमिकल, चाहे सब्जी वगैरह के अंदर केमिकल का यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी और चीज में, तो केमिकल, तो दूध भी बना देते हैं हम केमिकल से, इतने सुपर है। और इवन आपको उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आदमी हमारे यहाँ पे A1 है, इंजेक्शन लगा करके अगले दिन तो सब्जी तैयार कर देते हैं, बोलो कौन सी चाहिए। हमारा कंट्रीब्यूशन देखें एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियसली केमिकल इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो इसलिए भी हुई है क्योंकि एग्रीकल्चर को इसकी जरूरत थी। जितनी तेजी से कंजप्शन बढ़ रहा था उस पेस से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो केमिकल का हमने यूज किया। अब यहां तो अच्छी बात बताइए कि जो इंसेक्ट है या फिर जो भी जीव हैं छोटे छोटे जो हार्वेस्ट को खराब कर देते हैं, जो विड्स कहलाते हैं, इनको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, मारने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी हम केमिकल का यूज करते हैं काफी जगहों पर अननेसेसरी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे डिवीजन कर दिया मैंने इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का। कैसे आप पता करेंगे? तो भैया जिन जिन जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा ऐश या कास्टिक सोडा, ये चीजें अवेलेबल होती हैं, तो वो मतलब इंक्लूड होती हैं, तो वो इनऑर्गेनिक होता है। सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल फॉर्म में, इनऑर्गेनिक मतलब जिसको बनाया गया हो। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि ये क्या है, ये तेजी से मतलब स्प्रेड नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर अगर देखें तो इसका यूज कहां किया जाता है? ग्लास मेकिंग है, सोप मेकिंग है, डिटर्जेंट, पेपर एंड कास्टिक सोडा, इन सब के अंदर इसको यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री को। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें उन सभी को इंक्लूड किया गया है जो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है। अब ये जहां पर भी ये ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होंगे या ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज जो भी लोकेटेड होगी, वो कहां होगी? जहां पे हमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मिलेगी, मतलब ऑयल रिफाइनरीज मिलेगा, या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जहां होंगे, रिफाइनरीज जहां होंगी, ठीक है, वहां पर ये हमें मिलते हैं। इसका यूज किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक या फिर डाई स्टफ्स, ठीक है, जो भी डाइज वगैरह होती है उन सबको बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनके बीच में डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एग्जाम के इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट इतना से याद रख लेना कि कितना पार्टिसिपेशन है एंड कहां कहां पर ये हमारा इंडिया का कौन सा पार्ट है, कितने कौन से रैंक पर हम आते हैं और कितने टाइप्स में, इन दोनों में बीच में डिफरेंस क्या है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि मैंने बहुत रिफाइन करके इसको लिखा है। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रही है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे यहाँ की फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्लांट लगाया गया था रानीपत पे, तमिलनाडु 1906 में, रानीपेट 1906, और इसके बाद में धीरे धीरे ये फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में ग्रो करती गई, और हमारे यहाँ पे संद्री के अंदर एक प्लांट लगाया गया फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर प्लांट्स स्प्रेड हो गए। इंडिया का 3rd पोजीशन है वर्ल्ड में फर्टिलाइजर्स बनाने में, जिसमें नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मतलब जिसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है, उसके अंदर साथ ही साथ 57 टाइप के फर्टिलाइजर्स यूनिट वी हैड। ठीक है, यहां पर हम इतने टाइप के मतलब यूनिट्स हैं जहां इस तरह से फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं बात करूं तो 29 फॉर यूरिया, 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट, और ऐसे में 68 दूसरे स्मॉल यूनिट्स हैं जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो केमिकल्स हैं, मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें इनकी अवेलेबिलिटी होती है, वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनमें दोबारा एक बार देख लीजिएगा नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस, जैसे 29 तो यूरिया के लिए लगाए गए हैं, 9 लगाए गए हैं आपके अमोनियम सल्फेट के लिए। मैक्सिमम ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये यूज होते हैं
फर्टिलाइजर तो सारे वही होंगे ना जहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्टिविटी होगी, तो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं ये। मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजीनियस होते हैं क्योंकि हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तुम जानते होंगे ना कि जो प्लांट होंगे वो सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं, तो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन उनको इजीली दे सकते हैं, जो कि कमी हो जाती है लगातार हार्वेस्ट ग्रो करने से एक ही लैंड पर। तो ऐसे में ये टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। यहां पर देखें द फैक्टर्स दैट हेल्प इन वाइड स्प्रेड ऑफ लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज, इस तरह की इंडस्ट्रीज काफी तेजी से रैपिडली ग्रो कर रही है। तो पहला है कि इंडिया एक तरीके की एग्रीकल्चर पे बेस्ड इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की डिमांड आने लगी, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ही थी जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी की जो पेस था उसको मैच कर सकती थी। जो प्रोडक्टिविटी चाहिए थी, डिमांडिंग थी, जितना हमारे यहाँ डिमांड था उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तुम्हें पता होगा 1992 का, याद करो कि जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन हुए थे, तो उस टाइम पर इस तरह की चीज़ों को हमने इन्वॉल्व किया, क्योंकि उस टाइम तक वी वर डिपेंडेंट ओवर द कंट्रीज कि वो लोग हमें प्रोडक्शन करके दें एंड उसके बाद हम कंजप्शन करते थे। बट उस टाइम के बाद में सिचुएशन बदली एंड नाउ वी हैव चेंज द सिनेरियो कंप्लीटली। अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, इवन हम तो दे भी देते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। यहां पर इजीली नेचुरल गैसेस अवेलेबल है, पाइपलाइंस अवेलेबल हैं। पाइपलाइन हमने पढ़ा था इकोनॉमी वाले चैप्टर के अंदर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, आसानी से इसको स्टैब्लिश भी किया जा सकता है। ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये वाले पॉइंट याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा अपना, ज्यादा फोकस नहीं करो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने फिर कहा था इस चैप्टर में से, मैं बार बार कह रहा हूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से तुमसे क्या पूछेगा? तुमसे पूछेगा पहली चीज, या तो सीमेंट इंडस्ट्री पूछेगा, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाना। क्लासिफिकेशन पूछ सकता है या फिर इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन जैसे अभी इसमें सैंपल पेपर में आया है। बाकी ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ आप पढ़ लेना तो हो जाएगा काम। सीमेंट इंडस्ट्री इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, इस कारण से इसको मैं बार बार आप पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। एक तरीके की हैवी इंडस्ट्री है, इसके अंदर लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम को यूज किया जाता है। एक तरीके के सारे पत्थर होते हैं, मिक्स कर दिया जाता है, उसको मतलब क्रश कर दिया जाता है, सीमेंट तैयार हो जाती है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पाउडर आर ऑल्सो अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इन सब की भी जरूरत होती है जिससे कि उसको कठोरता मिल सके सूखने के बाद में, ठीक है। प्राइजेस डीकंट्रोल हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन 1989 के बाद में जो प्राइजेस थी वो डीकंट्रोल्ड हुई एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी डीकंट्रोल्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी के अंदर रिफॉर्मेशन आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हमारे यहाँ आया, इसके अलावा लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, उसके बाद में ये जो इंडस्ट्री है इसने अपना पेस पकड़ा। उसके पहले तक क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज के पास में ही था इसका प्रोडक्शन, लेकिन तब इतना हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। पहली इंडस्ट्री की बात करें तो पहली इंडस्ट्री चेन्नई में लगी थी 1904 में। ये वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लेना 1 मार्क के लिए। और एक ये भी याद कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ 128 बड़े प्लांट और 322 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे ना, हिमालयन रेंज आ जाएगी, उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तरांचल आ जाएगा, ठीक है। उत्तरांचल नहीं, उत्तराखंड। तो वहां वाला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो रीजन है जहां पे बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि आसानी से ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है, ठीक है। सो इसके बाद में 131 मिलियन टन कैपेसिटी है हमारी, और प्रोडक्शन देखा जाए तो इतना 100 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। कैपेसिटी इतनी है, प्रोडक्शन हम इतना कर लेते हैं। भाई जहां पे पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली रहने के लिए घर भी चाहिए, तो कंजप्शन भी होगा। इससे कंजप्शन हमारे यहां ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स ज्यादा ही होना है। इंडिया बहुत टाइप की वैरायटी ऑफ सीमेंट्स प्रोड्यूस करता है क्वालिटी वाइज, और रेडी मार्केट है हमारे पास में साउथ एंड ईस्ट एशिया। हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट क्योंकि इतना पेस हमारे पास है नहीं, कैपेसिटी तो है, प्रोडक्शन भी है, बट कंजप्शन सेल्फ हो जाता है। हालांकि चीज़ें क्योंकि महंगी हो रही है तो अलग अलग नई नई इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आती है और धीरे धीरे नई नई भांगड़ सीमेंट, जंगीनी लगती है, मतलब कई चीज़ें हम इसमें बार बार ऐड करते जाते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में रेडी मार्केट है कि आप अगर अच्छा प्रोडक्शन करते हैं तो आसानी से आप इसको सप्लाई भी कर सकते हैं, बट हम इतना ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इस इंडस्ट्री के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा जहां पे आप अपनी इंडस्ट्री को आसानी से सेटअप कर सकें। वो आसानी से अवेलेबल नहीं है।
रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है। आगे देखिए ऑटोमोबाइल्स, अरे भैया ये वाली इंडस्ट्री तो बहुत ही सिंपल है। आज आप देख लो जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो भी इसी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। टेक्नोलॉजी इसमें आ जाती है, हालांकि एक अलग से है, आईटी सेक्टर के बारे में अपन लास्ट पढ़ेंगे अभी। ऑटोमोबाइल्स मतलब कार हो गया, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी अलग कर देते हैं। ऑटोमोबाइल्स में अब मैं यही बता देता हूँ, ऑटोमोबाइल्स में आप उन सब चीज़ों को ऐड करोगे जो जो आपके जैसे कम्यूट के लिए काम में आता है, लाइक कार आ गया, बस आ गया, बाइक आ गया, कुछ भी चीज़, ठीक है, तो उन सबको इसमें यूज़ करते हैं अपन। लिबरलाइजेशन जब आया तो हमारे यहाँ पर एक नया और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स आए, हमारे यहाँ पर डिमांड बढ़ती गई व्हीकल्स की, मार्केट में व्हीकल्स ही व्हीकल हो गए और बहुत तेज़ी से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। पैसेंजर कार्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई, इवन बड़े बड़े बसेस वगैरह भी। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नई, इसके साथ में नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर लिंक्ड होती गई और ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ तो हमारा भी डेवलपमेंट हुआ। आज आप देख लो एक भी ऐसी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर, हालांकि मैं बहुत ही फ्रेंकली इसको कहूँ तो विदेशी ऑटोमोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, उसको पंप एंड शो के साथ में बनाया जाता है। हमारे वाला जो पुराना वाला कंसेप्ट था, रॉयल इनफील्ड अपनी गाड़ी है भाई, तो वो वाला थोड़ा आज चीज़ें मतलब उस पेस के साथ में नहीं है। उस कंपटीशन के अंदर एक टाइम ऐसा आया था जब रॉयल इनफील्ड कोई नहीं खरीदता था, फॉरेन जो बाइक्स थी उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, लेकिन हाँ वापस धीरे धीरे हम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो आप देखोगे कि अगर हमारी 10 इंडस्ट्रीज तो 90 इंडस्ट्री फॉरेन कंट्रीज की होगी, क्योंकि उनके पास में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। बट हाँ काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है। बड़े लगभग 15 मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार प्लांट्स वी हैड, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स वी प्रोड्यूस, और इसके अलावा 9 कॉमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन हमारे यहां होता है, 14 ऑफ द 2 एंड द 3 व्हीलर्स, ठीक है। याद रखें देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार बनाने वाले 15 मैन्युफैक्चरर हैं। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स लाइक आपके वैन्स हो गई, एम्बुलेंस वगैरह हो गई, तो ऐसे बनाने वाले 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं। 9 ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें से 9 कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए हैं, 14 ऑफ द 2 एंड 3 व्हीलर्स, ठीक है। 14 हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाले। तो सच कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग। देखो कुछ का नाम तो आपने सुना भी नहीं होगा, रीजन क्या है इसमें से? रीजन ये है कि स्टेट वाइज भी केवल वेरी करते हैं, कि केवल वो इंडस्ट्री जो है केवल एक ही स्टेट में प्रोडक्शन करती है। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो ऐसे ऐसे नाम आप सुनोगे व्हीकल्स के जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, स्पेशली 3 व्हीलर में और 4 व्हीलर में, ठीक है। 4 व्हीलर में नहीं, 3 व्हीलर में ज़्यादा, और 2 व्हीलर में भी। इन द इंडस्ट्रीज, आज बैटरी वाला रिक्शा देख लो आप, उसके अंदर कितने अजीब अजीब से नाम होते हैं। तो भैया हमारे यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं। इंडस्ट्री लोकेटेड है दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, इसके अलावा लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर, इन जगहों पर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है और काफ़ी तेज़ी से फ्लॉरिश कर रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर? क्योंकि अब आगे इसी का ज़माना है। जितना जल्दी ये इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी, ऑफ कोर्स हमारे देश का डेवलपमेंट भी उसी पेस पे होगा, ठीक है। क्या क्या है इसमें, लेट्स सी। वी हैव वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन इन दैट। हमारे यहां पर एक छोटे से ट्रांजिस्टर से लेकर के बड़े से बड़े जो भी इक्विपमेंट सब बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा इक्विपमेंट, छोटे से एक इक्विपमेंट से। ट्रांजिस्टर क्या होता है? बहुत छोटा इक्विपमेंट होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट हो तो उसको पता चलेगा। वो आता है ना मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए आते हैं बहुत छोटे छोटे से, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर्स हैं वहां से लेकर के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की अगर अपन बात करें तो उन सब के अंदर मतलब इसमें ये सारे उसी से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपकी इसको नीड समझो इसकी, तो हमें बहुत ज़्यादा नीड है डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने में, रेलवेज के इक्विपमेंट बनाने में, एयरवेज के बनाने में, स्पेस शटल्स बनाने में, या फिर फ्लाइट्स या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। इन सब चीज़ों की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। आई नो थोड़ा सा हो सकता है बोर हो रहे हो तुम। अब ये बोर तो इतना हो मत, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है, ऐसे पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। आगे देखो, हार्डवेयर को छोड़ दें अगर अपन और सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम बहुत तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी काम कर रहे हैं। हमारे हर घर के अंदर लगभग आजकल हैकर्स बैठे हुए होते हैं। इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतनी सारी एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर खोलो तो मैक्सिमम एप्लीकेशन या तो चाइना ने बनाई है, इंडिया ने बनाई है, इतना ज़्यादा, ठीक है। और दिमाग भी बहुत ज़्यादा होता है। जो लड़के होते हैं ना,
इंस्टाग्राम पे देखो, एक लड़का है, उसका फॉलोवर अगर चार्ट आप देखेंगे, या कोई गर्ल है उसका फॉलोइंग चार्ट देखेंगे आप, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं कि भाई अपना नाम डालना होता है, फेक फॉलोअर्स, इतने सारे फेक फॉलोअर्स आ जाते हैं। फॉलोइंग 1, फॉलोअर्स 1K, 10K, 20K, 100K, ओ गॉड। आगे देखो, तो बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, तुम लोग मत करना ना, कैलकाटा, कानपुर, पुणे, लखनऊ, ये वो जगह हैं जो कि मेजर सेंटर्स हैं इन डिपार्टमेंट्स के। मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना बैंगलोर में लगी है मेरी जॉब, तो वो आईटी सेक्टर वाले ही होते हैं। आईटी सेक्टर का हब है बैंगलोर, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट, 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारे यहां पर है। 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स 2011 के आसपास की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा सिंगल विंडो सर्विस, हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स आपको यहां पर अवेलेबल होती हैं। लगभग अगर हम मार्च 2005 के हिसाब से बात करें तो आईटी इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है लगभग 1 मिलियन पर्सन्स को इंडिया के अंदर, ठीक है। 1 मिलियन पीपल आर हैविंग जॉब थ्रू द आईटी सेक्टर। इसके अलावा दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 8 folds in next 3 to 4 years, मतलब कई गुना ये बढ़ जाएगा। ऐसे में आप जानते हो लगभग 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन सच सेक्टर आर विमेन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 30% जो विमेन है, एक्चुअली 30% विमेन आर इंगेज्ड इन सच सेक्टर। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन यही है कि जितने भी लोग हैं टेक्निकली दे आर साउंड, और ऐसे में आपको इसमें कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती। मेंटल स्ट्रेंथ अगर आपका अच्छा है तो आसानी से आप काफी चीजों को अचीव कर सकते हैं। और आगे टाइम भी इसी का है। हम हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस हमें करना चाहिए। सोचो कितना अच्छा है ना कि क्लास, अगर आप जब भी जैसे पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं भी आप लेक्चर देख के पढ़ रहे हैं, या आपके स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आईटी सेक्टर का एक्चुअल में आप इसका सही बेनिफिट उठा सकते हैं। कितना ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर आपका एक सिनेरियो है। कोई बीमारी नहीं, आसानी से आप, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपके पास में, तो जब भी आप फ्री हैं आप अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। इन सब चीज़ों को ज़रूरी है अच्छे से समझना। तो ये इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले ईयर्स में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा भी इस सेक्टर से। 30% women are actually engaged in such sector and many more will get, ठीक है। सो ये था हमारा आईटी सेक्टर। हालांकि मैंने सिर्फ रीड आउट किया है, ज्यादा कुछ इसमें समझाने वाला था नहीं। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद अभी हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो होगा, ये जो जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है, क्या ये सफिशिएंट है इन इंडस्ट्री से? क्या सिर्फ पॉजिटिविटी ही है? नहीं, कुछ नेगेटिविटी भी है, जैसे पॉल्यूशन। क्या क्या होगा उससे, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी। वी विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है इन बिटवीन, सिलिकॉन वैली, इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो मेरे को अचानक से याद आ गया, इस कारण से थोड़े वर्ड्स भी हो सकते हैं इधर उधर हो गए हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इंडिया की बोल रहा हूँ मैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन भी क्या होता है वो भी बताना मुझे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करें इस लेक्चर को। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। थैंक यू सो मच।